उसके माता पिता, चौहान परिवार के बुजुर्ग? क्या तुम मुझे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा। क्या तुमने मुझसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए 1 मिलियन नहीं लिए? लावण्या ने हर्षित की ओर आंखें घुमाई। मैं बस इतना ही कह रही हूं कि तुम मेरे माता पिता से मिलो और साथ में खाना खाओ ताकि वे इस मामले को छोड़ दें। हर्षित ने जवाब दिया। हम देखेंगे। वह बोल ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। यह नंदनी का फोन था। यह देखकर हर्षित की भौहें तन गईं और वह सोचने लगा कि क्या उसे फोन उठाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन उठाने का फैसला किया। रैफ मुसीबत में है, नंदनी ने ठंडी आवाज में कहा। क्या हुआ? हर्षित ने अपनी आवाज धीमी कर ली और उसका चेहरा काला पड़ गया। किसी और को नहीं पता था कि हर्षित के लिए भूपेंद्र कितना इंपॉर्टेंट था। जब वे हाई स्कूल में थे, भूपेंद्र ने हमेशा हर्षित को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। एक बार ऐसा हुआ जब हर्षित को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसे 6 लाख की जरूरत थी। भूपेंद्र ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे फाइनेंशियल हेल्प की पेशकश की। भूपेंद्र के पास बस यही पैसा था, फिर भी उसने उसे हर्षित को देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। नंदनी ने बताया, महेश ने वह घर खरीदा था और कमीशन के तौर पर 2% का पेमेंट किया था, जो 2 मिलियन था। भूपेंद्र को कमीशन से 1 मिलियन मिलना चाहिए था, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे सिर्फ 10,08,000 दिए। भूपेंद्र मैनेजर से बात करने गया, लेकिन उसकी पिटाई कर दी गई। वह अब अस्पताल में है। मैं बस यूं ही उससे टकरा गई। तुम क्यों नहीं आते? मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हर्षित ने कॉल समाप्त की और अस्पताल की ओर दौड़ा। जब हर्षित अस्पताल पहुंचा तो नंदनी पहले ही अस्पताल से जा चुकी थी। प्रभारी डॉक्टर से पूछने पर उन्हें पता चला कि नंदनी ने पहले ही भूपेंद्र के मेडिकल बिल का पेमेंट कर दिया था और उसने लगभग 60,000 की डिपॉजिट भी कर दी थी। हर्षित ने जब यह सुना तो वह बहुत इंप्रेस हुआ। हालांकि नंदनी अपने छोटे भाई के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव थी। हर्षित जानता था कि वह हमेशा एक दयालु इंसान रही है। वह जानती थी कि हर्षित भूपेंद्र की कितनी परवाह करता है और इसीलिए उसने तुरंत फोन करके उसे भूपेंद्र के बारे में बताया। वार्ड में भूपेंद्र बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। नर्स ने बताया, पेशेंट को किसी कुंद वस्तु से चोट लगने के कारण हल्का शॉक लगा है। उसे आराम करने और ठीक होने के लिए करीब 10 दिन की जरूरत है। वह फिलहाल बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। क्या आपको चाहिए कि हम पुलिस को बुलाएं? हर्षित ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। हर्षित, मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है, भूपेंद्र ने कमजोरी से कहा और अपनी आंखें खोली। फिर वह अचानक नीचे झुका और उल्टी कर दी। उसकी उल्टी से हर्षित की पैंट गंदी हो गई। हर्षित इसे टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा निकाला और बिना कुछ कहे उसे पोंछ दिया। लावण्या उसके पीछे खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी। वह अपनी आंखों में कोमलता के साथ हर्षित की पीठ को घूर रही थी। हर्षित को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी हरकत ने लावण्या के दिल को छू लिया था। आपका मैनेजर कौन है? हर्षित ने पूछा। स्टैनली येजर, लेकिन उसकी तलाश मत करो। उसके पीछे कोई है जो उसका साथ दे रहा है। भूपेंद्र घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रैंकी यादव हमारे हेडक्वार्टर का बॉस है। फ्रैंकी यादव? जीशान का भतीजा। हर्षित ने पूछा। क्या फ्रैंकी वहां था जब स्टैनली ने तुम्हें पीटा था? भूपेंद्र चुप हो गया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे जवाब दो। हर्षित का चेहरा काला पड़ गया। हर्षित के हाव भाव से भूपेंद्र घबरा गया और उसने जल्दी से कहा, वह वहां था। फ्रैंकी के अलावा प्रियंका भी वहां थी। वैसे भी तुम्हें फ्रैंकी की तलाश नहीं करनी चाहिए। वह जीशान का भतीजा है। हर्षित ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा। कुछ पल के लिए रुक कर बोला, जीशान पोलटन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। ठीक है, मुझे पता है। तुम थोड़ा आराम करो, हर्षित ने दिलासा दिया। ओई, ये तो बहुत घिनौना है। अचानक एक चीख सुनाई दी। हर्षित ने अपनी पीठ सीधी की और भावशून्य होकर पीछे मुड़ा।
एक मोटी औरत दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। उसने भूपेंद्र को घूर कर देखा, जो मरीज के बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र की पत्नी बिंदिया थी। उसने कूड़ेदान में पड़ी उल्टी पर नजर डाली और अपनी आंखों में घृणा भरी नजर को छिपाया नहीं। भूपेंद्र, तुम आदमी भी हो? तुम सिर्फ 8,000 कैसे ले पाए, जबकि कमीशन 10 लाख का है? तुम स्टैनली से सवाल करने के बजाय यहां क्यों पड़े हो? बेहतर होगा कि तुम अभी बिस्तर से उठो और उससे 10 लाख मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। भूपेंद्र एक शब्द भी बोलने से डर रहा था। हर्षित ने खंडन करते हुए कहा, जब वह घायल है और अस्पताल में भर्ती है तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम खुद को क्या समझते हो? बिंदिया ने हर्षित को तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम तो बस एक कूड़ा हो जो मुश्किल से अपने मेडिकल बिल्स के लिए पैसे जुटा पाता है। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? थप्पड़! हर्षित ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हैरान होकर बिंदिया ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बिंदिया का जन्म वास्तव में एक संपन्न परिवार में हुआ था, अन्यथा भूपेंद्र उसके परिवार का दामाद नहीं बनता। बिंदिया के पिता कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे और उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा खुदाई करने वाली मशीनें थीं। लगभग 5 लाख की सालाना इनकम के साथ उनका परिवार समाज में संपन्न माना जाता था। भूपेंद्र, तुम कायर हो? क्या तुमने देखा? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे मारा। बिंदिया चिल्लाई और उसके गोल मटोल गाल गुस्से से कांप उठे। कोई भी उसकी ठुड्डी नहीं देख सकता था। वह 160 सेंटीमीटर लंबी थी और उसका वजन लगभग 90 किलोग्राम था। बिंदिया, बस इतना ही काफी है। तुम्हें पहले ही हर्षित का अपमान नहीं करना चाहिए था। भूपेंद्र चिल्लाया, क्योंकि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिंदिया दंग रह गई और उसने अविश्वास से भूपेंद्र की ओर देखा। भूपेंद्र, जो हमेशा से ही उसके प्रति विनम्र रहा था और उसकी सभी कठोर टिप्पणियों को सहन करता था, अब हर्षित के कारण उससे बात करने लगा था। चलो अभी तलाक ले लेते हैं, मैं इससे तंग आ चुकी हूं। बिंदिया पागल हो गई थी। उसने भूपेंद्र को कॉलर से पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए उस पर चिल्लाने लगी। हर्षित उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक और तमाचा मारा, जिससे वह लड़खड़ाकर भूपेंद्र से दूर जा गिरी। बिंदिया जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने पैर पटकते हुए रोते हुए कहा, भूपेंद्र, चलो तुरंत तलाक ले लेते हैं। मेरे परिवार ने तुम्हें सब कुछ दिया था, यहां तक कि तुम्हारा अंडरवियर भी। तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? ऐसा नहीं है कि तुमने हमारी शादी के दौरान कोई पैसा कमाया हो। तुमने मुझे जेब खर्च भी नहीं दिया। भूपेंद्र गुस्से से चिल्लाया, बिंदिया, यह बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें अपना मंथली सैलरी देता रहा हूं और मेरी मां ने तुम्हारे परिवार के साथ रहने के लिए आने से पहले मुझे 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट भी किया था। मुझे परवाह नहीं, मैं अभी भी तलाक लेना चाहती हूं। बिंदिया लगातार गुस्से में थी। ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। भूपेंद्र पिछले कुछ सालों से अपने गुस्से को और नहीं रोक पाया। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से तंग आ चुका हूं। बस तुम रुको और देखो, मैं तुमसे निपटने के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। बिंदिया ने खड़े होकर हर्षित की ओर इशारा करते हुए धमकी दी। फिर वह वार्ड से बाहर भाग गई। हर्षित ने व्यंग्य किया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। भूपेंद्र थोड़ा चिंतित था। हर्षित, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मेरे ससुर एक गुंडे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसका ख्याल रख सकता हूं। हर्षित मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। जब वह पलटा तो लावण्या ने उसकी आंखों में ठंडी चमक देखी। यह बर्फ की तरह ठंडा और इमोशनलेस था। वह यह सुनकर कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। भूपेंद्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। यहां रहो और उसका ख्याल रखो। अगर कोई यहां उपद्रव मचाने की हिम्मत करे तो उसे भगा दो। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करने में सक्षम हो, हर्षित ने कहा। लावण्या ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़े। अरे अरे, याद रखो कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, न कि इसके विपरीत, हर्षित ने कहा। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपका बॉडीगार्ड बनकर काम करूं, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें, लावण्या ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कभी किसी कर्मचारी को अपने बॉस को इस तरह धमकाते नहीं देखा।
हर्षित ने ऐसा दिखावा किया कि उसने यह बात नहीं सुनी और मुड़कर चला गया। इस बीच फ्रैंकी यादव जीशान के भतीजे के रूप में एक आरामदायक लाइफ जी रहे थे। 40 साल की उम्र में कुंवारे होने के कारण जीशान ने अपने भतीजे को बहुत लाड प्यार किया। फ्रैंकी का बचपन बहुत अच्छा बीता। उसने एक ऐसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया जो वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में गिनी जाती थी और वह 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था। फ्रैंकी के विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद जीशान ने उसे अपनी स्टार्टअप कैपिटल के रूप में 30 मिलियन दिए। उन्होंने फ्रैंकी रियल्टी की स्थापना की, जिसकी पोलर्टन में 30 से ज्यादा ब्रांचेस और पूरे देश में कुल 120 ब्रांचेस थीं। इतना ही नहीं, फ्रैंकी रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। उनके बिजनेस में ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचना भी शामिल था। फ्रैंकी में एक कमी थी, वह बहुत कामुक था और लड़कियों के साथ रहना पसंद करता था। उस समय वह फ्रैंकी रियल्टी के हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में एक और लड़की के साथ मस्ती करने में बिजी था। वह सोफे पर बैठा था। एक लड़की उसके सामने झुकी हुई थी और उसका सिर ऊपर नीचे हिल रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि इशिता थी। इससे पहले डोंटर पिक्चर्स के उद्घाटन के दौरान उन्हें वसुंधरा के साथ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करने के लिए फ्रैंकी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा गया था। बेशक फ्रैंकी को पता था कि वह वसुंधरा को अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता था, इसलिए उसका असली टारगेट उन 32 आर्टिस्ट्स में से कोई भी था जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वेट कर रहे थे। हालांकि फ्रैंकी एक बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन वह एक विजनरी पर्सन भी था। उसे पता था कि डोंटर पिक्चर्स निकट भविष्य में कम से कम 1 या 2 टॉप सेलिब्रिटीज जरूर बनाएगा। असल में डिस्कशन लगभग फाइनल हो चुकी थी और सेलिब्रिटी वैनेसा थी। मिस्टर यादव, क्या आप मुझे यह नहीं बता सकते कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? इशिता ने उसे एक फ्लर्टी नजर से देखा। उसके बाल उसके पेट को टच कर रहे थे। फ्रैंकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या उसने तुम्हें एक बिग शॉट पार करने के बाद कुछ नहीं बताया? नहीं, इशिता ने दूसरी पोजीशन में आकर मोहक आवाज में कहा। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि किसी ने उसे वार्न किया था। हालांकि वह मुझे और कुछ नहीं बता सकती थी, वरना वह खुद को बड़ी प्रॉब्लम में डाल लेती। फ्रैंकी सोफे पर झुक गया और उसके चेहरे पर खुशी के इमोशंस थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह पर्सन बहुत बड़ा आदमी है और ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं भी पंगा नहीं ले सकता। उसने यह नहीं बताया कि उसके चाचा भी उस बड़े आदमी से पंगा नहीं ले सकते। पोलर्टन में अपने चाचा की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के बावजूद फ्रैंकी को डोंटर पिक्चर्स के ओनर के साथ कभी उलझने से मना किया गया था। इशिता ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, क्या वह आदमी सच में इतना डरावना है? यह हमारा काम नहीं है। तुम बस फ्रैंकी रियल्टी में सेक्रेटरी बनने पर फोकस करो। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम डिजर्व करते हो, फ्रैंकी ने कहा। वह 25 साल का था और एक हैंडसम लड़का था। वैसे क्या तुमने स्टैनली द्वारा आज सुबह किसी की पिटाई करने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? फ्रैंकी ने पूछा। इशिता ने कहा, मैंने जरूरी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। वह कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने स्टैनली को उसे मारने के लिए क्यों कहा? फ्रैंकी उठ बैठा और उसके बाल पकड़ लिए। इशिता ने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं देख सकती जो अपनी प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाले कमीशन से अपनी किस्मत बदलने का सपना देख रहा है। वह और भूपेंद्र दोनों नॉर्मल बैकग्राउंड से थे और एक ही गांव से थे। इशिता को 10 लाख रुपए पाने के लिए बार बार खुद को बेचना पड़ा, जबकि भूपेंद्र को सिर्फ एक घर बेचकर उतनी ही रकम मिल गई। चूंकि स्टैनली ने भूपेंद्र को पूरा कमीशन देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने सोचा कि वह भी इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। ठीक है, जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। अब अपने काम पर ध्यान दो। फ्रैंकी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसा तुमने कहा, वह तो बस एक छोटा बच्चा है। अगर उसे पीटा भी जाए तो कौन परवाह करता है? फ्रैंकी रियल्टी के हेडक्वार्टर के दूसरे कमरे में स्टैनली कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। वह महीने का सेल्स चैंपियन था। पोलर्टन एस्टेट्स में एक प्रॉपर्टी बेचना लगभग इम्पॉसिबल था। यहां तक कि अगर बिकी भी
तो वे पूरा कमीशन भी नहीं ले पाते। सभी को हैरानी तब हुई जब न केवल भूपेंद्र ने असल में एक बायर ढूंढने में सक्सेस पाई, बल्कि उस बायर ने बिना किसी झिझक के उन्हें कमीशन के रूप में पूरे 2 मिलियन का पेमेंट कर दिया। पोलर्टन की हर प्रॉपर्टी कंपनी अपने सेल्स एजेंट्स के साथ कमीशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती थी, जिसका मतलब था कि भूपेंद्र को 1 मिलियन मिलना चाहिए था। एक मैनेजर के तौर पर स्टैनली को मैनेजमेंट चार्ज कवर करने के लिए अपने कमीशन से 3 लाख रुपये देने होते थे और उसे सिर्फ बचे हुए 2 लाख ही मिलते। 2 लाख पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन स्टैनली इससे सेटिस्फाइड नहीं था। वह भूपेंद्र का हिस्सा भी लेना चाहता था। फ्रैंकी कभी भी ऐसा बॉस नहीं था जो कंपनी के मैनेजमेंट में ज्यादा दखल देता जब तक उसे अपना मंथली मैनेजमेंट चार्ज मिलता रहता। इसलिए स्टैनली ने भूपेंद्र की पिटाई कर दी। जहां तक रिजल्ट्स का सवाल था, स्टैनली को इस बात की परवाह नहीं थी कि भूपेंद्र के ससुर भी उसके लिए इंसाफ मांगने आए। फ्रैंकी उसका साथ दे रहा था और उसे किसी ठग से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उसके और भी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। मिस्टर येजर, कोई बाहर है, वह भूपेंद्र का दोस्त होने का दावा करता है, एक दुबली पतली कद काठी वाली क्लर्क ने कहा। कितने लोग हैं? स्टैनली ने पूछा। एक महिला क्लर्क थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने जो कहा वह स्टैनली ने सुना ही नहीं। स्टैनली एक पल के लिए चौंक गया और फिर हंस पड़ा। तो उसे अंदर आने दो, डरने की कोई बात नहीं है। वह एक छोटा मोटा आदमी था जिसकी क्रूर आंखें यह दिखाने के लिए काफी थीं कि वह कोई सभ्य आदमी नहीं था। श्री यादव ऊपर अपने ऑफिस में हैं, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। हर्षित ऑफिस में घुसा और स्टैनली को देखकर बोला, क्या आप स्टैनली येजर हैं? हाँ। क्या बात है? स्टैनली ने लापरवाही से कहा। मैं यहां 2 बातें बताने आया हूं। पहली बात, आपको भूपेंद्र को उसका कमीशन देना चाहिए। दूसरी बात, भूपेंद्र को पीटने के लिए आपको अपना हाथ तोड़ लेना चाहिए। अच्छा होगा कि ये काम खुद ही कर लो। अगर मुझसे करवाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, हर्षित ने शांत चेहरे से कहा। वह नीचे देखने लगा और अपने मोतियों वाले कंगन को घूरने लगा। हर बार जब वह कंगन को छूता तो उसे तुरंत राहत मिलती। अगर पिछले कुछ सालों में नंदिनी की मौजूदगी ने उसकी दुश्मनी को कम न किया होता तो स्टैनली अब तक एक लाश बन चुका होता। स्टैनली अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और एक सिगरेट जला ली। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूं? हर्षित ने इस पर थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ा और स्टैनली के बाल पकड़ लिए। उसने स्टैनली को डेस्क से ऊपर उठाया और उसके कंधे को हल्के से दबाया। जोरदार आवाज के साथ स्टैनली के दाहिने हाथ की हड्डी तुरंत टूट गई। उसका हाथ टूट गया था। आह! स्टैनली ने जोरदार चीख मारी। यह सुनकर बाहर से 20 से ज्यादा लड़के तुरंत ऑफिस में घुस आए। उन्होंने हर्षित को ध्यान से देखा और अगले ही पल उस पर झपट पड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ सेकंड में वे सब हवा में उड़कर इधर उधर गिर गए और बेहोश हो गए। बस तुम रुको, मैं अभी मिस्टर यादव को कॉल करता हूं और तुम खत्म हो जाओगे। स्टैनली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। जमीन पर पड़े लोगों की परवाह किए बिना हर्षित सोफे पर जाकर बैठ गया। ये सेल्स एजेंट थे और उनकी उम्र 20 साल के आसपास थी। उनमें से किसी ने भी कभी भूपेंद्र के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई थी। वे वहीं थे जब स्टैनली ने भूपेंद्र को पीटा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे भूपेंद्र की बदकिस्मती का मजा ले रहे थे। जब स्टैनली ने देखा कि हर्षित ने सारे एजेंट्स को कैसे गिरा दिया, तो वह घबरा गया। उसने जल्दी से फ्रैंकी का नंबर डायल किया। इस बीच फ्रैंकी जोर जोर से सांस ले रहा था और इशिता उसके नीचे थी। उसने उसका सिर नीचे दबाया और फोन पर कहा, बोलो। मिस्टर यादव, बुरी खबर। भूपेंद्र का दोस्त यहां तमाशा खड़ा करने आया है। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, स्टैनली रोते हुए चिल्लाया। उसने हर्षित को गुस्से से घूरा। तो क्या हुआ अगर तुम अच्छा लड़ सकते हो? क्या तुम्हारे पास फ्रैंकी को हराने की हिम्मत है? हर कोई जानता है कि जीशान पोलर्टन का सबसे ताकतवर आदमी है और जीशान अपने भतीजे से इतना प्यार करता है कि वह फ्रैंकी को हर वो चीज देता है जो वह चाहता है। फ्रैंकी ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल खत्म कर दी। फिर खुद को छुड़ाने के बाद
उसने इशिता का सिर पकड़ लिया। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने भूपेंद्र के बारे में सब कुछ तय कर लिया है? उसका दोस्त उसके लिए यहां है। इशिता के होठों के कोने से कुछ टपक रहा था जब उसने कहा, मिस्टर यादव, चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि वह दोस्त कौन है। वह सिर्फ तलाकशुदा है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। पहले नीचे जाओ और देखो, मैं नहाने के बाद थोड़ी देर में आऊंगा, फ्रैंकी ने खड़े होते हुए कहा। इशिता ने टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा लिया और अपने होठों के कोने पोंछे। उसने ऑफिस से बाहर निकलने से पहले अपना मेकअप ठीक किया। चेहरे पर तिरस्कार भरे भाव के साथ वह तेजी से ऑफिस की ओर चली गई, एक स्ट्रॉन्ग करियर वाली महिला की आभा बिखेरते हुए। ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने देखा कि कुछ युवक जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। हालांकि उसे उनकी चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर उसकी नजर हर्षित पर पड़ी। हर्षित सोफे पर बैठा था और भाव शून्य चेहरे से उसे देख रहा था। इशिता ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हर्षित, तुम में हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है कि हम कहां हैं? हर्षित ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें पता है? इशिता ने अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हें पता है और फिर भी तुमने किसी को पीटने की हिम्मत की? तुम सच में जीने से थक गए हो, है ना? अब घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं मिस्टर यादव से कह सकती हूं कि तुम्हें छोड़ दें, वरना कल समंदर में एक और लाश तैरती मिलेगी। मिस्टर यादव, हर्षित ने व्यंग्य करते हुए कहा, जीशान तो मेरा कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। मुझे फ्रैंकी से क्यों डरना चाहिए? अगर मैं उसे मार भी दूं तो भी जीशान कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया भी तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। हर्षित के पास ऐसा करने की ताकत और साधन दोनों थे। लॉर्ड चतुर्वेदी का पद ग्रहण करने से पहले उसे गोल्डन लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। हाँ, फ्रैंकी, जीशान का भतीजा। इशिता ने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। वह अपनी टांगें साथ करके बैठ गई। उसकी मुद्रा उसे रॉयल बना रही थी, जैसे कोई ड्रैगन चींटियों को देख रहा हो। हर्षित, यह सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भूपेंद्र जैसे निकम्मे आदमी के लिए क्यों खड़ा होना चाहिए? तुम्हें क्या पता है कि तुम ऐसा कह रही हो? हर्षित धीरे से खड़ा हो गया। इशिता भी खड़ी हो गई। हर्षित की ओर इशारा करते हुए उसने डांटा, मिस्टर यादव ने मुझे बताया, और उनकी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल है तो घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो और अपना हाथ तोड़ लो। स्टैनली गुस्से से चिल्लाया। तुम्हें फ्रैंकी पर भरोसा है ना? हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? पहले तो मेरे लोगों को पीटते हो और फिर मेरे अधिकार पर सवाल उठाते हो। बाहर से फ्रैंकी की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इससे पहले कि वह कमरे में घुसता, लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ आया और उसे घेर लिया। स्टैनली बहुत जोश में भागते हुए बोला, मिस्टर यादव, मुझसे बदला लो। देखो, मेरा हाथ टूट गया है, ये कुचला हुआ है। एक और ग्रुप ने शिकायत की, मिस्टर यादव, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, उसने आपको भी डांटा था। उसने अक्षम्य गलती की है। अभी उसे गोली मार दो। फ्रैंकी को दरवाजे पर खड़े लोगों के समूह ने रोक लिया। हर्षित को देखने से पहले ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। इशिता लोगों को अच्छी तरह पढ़ सकती थी। फ्रैंकी के हाव भाव देखकर ही उसने समझ लिया कि वह क्या सोच रहा है। उसके रास्ते से हट जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। फ्रैंकी ने अपनी दृष्टि को बाधित करने वाले सुनहरे बालों के धागों को हटाया। चले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। उसी समय उसने हर्षित को देखा। हर्षित भावशून्य चेहरा लिए उसकी ओर देख रहा था। फ्रैंकी रुक गया। उसने भौहें सिकोड़ी। यह जाना पहचाना लग रहा है। क्या मैंने इसे पहले देखा है? जब इशिता ने फ्रैंकी को भौहें सिकोड़ते देखा तो उसने हर्षित की ओर इशारा किया। मिस्टर यादव, यही है भूपेंद्र का दोस्त हर्षित। इसे दिखाओ कि बॉस कौन है। हर्षित, वह हर्षित है? रुको, अंकल जीशान ने मुझसे क्या करने को कहा। उन्होंने याद किया कि जीशान ने कहा था, अगर आप हर्षित नाम के किसी युवक से मिलें तो उसके सामने घुटने टेक दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसे उकसाने से बचें। जब फ्रैंकी ने पूछा कि उस समय ऐसा क्यों था, तो जीशान ने जवाब दिया कि वह खुद भी हर्षित के लिए कुत्ता बनने के लायक नहीं था।
उन शब्दों ने फ्रैंकी को गहराई से हिला दिया था। साउथ प्रिंस तो उसका कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। तब उन्होंने चार्ल्स लैंगफोर्ड के बारे में पूछा था। जीशान ने कहा कि चार्ल्स भी हर्षित के मुकाबले कुछ नहीं है। इसके बाद जीशान ने हर्षित की एक फोटो फ्रैंकी को दिखाने के लिए दी। हर्षित? फ्रैंकी कांप रहा था। उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया और वह पीछे की ओर कदम बढ़ा। उसका दिल कमजोर महसूस कर रहा था। मैं पहले ही हर्षित के जिले से दूर रह चुका हूं। मुझे उनसे यहां क्यों मिलना पड़ा? कौन सा हर्षित? फ्रैंकी ने क्लियर किया। वह हर्षित जिसे तुम जानते हो, हर्षित ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं मर गया, मैं मर गया। ये वही आदमी है जिसके बारे में अंकल जीशान ने मुझे वार्निंग दी थी। फ्रैंकी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और हर्षित की जांघ पकड़ ली। मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सबकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह क्या हो रहा है? इशिता खासतौर पर अपनी आंखें रगड़ रही थी, यह सोचते हुए कि वह कुछ देख रही है। क्या मैं भ्रम में हूं? हालांकि ऐसा नहीं लगता। जीशान के भतीजे फ्रैंकी ने बिना किसी कारण के जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगी। उसने हर्षित को मिस्टर चतुर्वेदी भी कहा। क्या तुम मुझे दिखाने के लिए तैयार हो कि तुम क्या करने में कैपेबल हो? हर्षित ने अपनी आवाज में कोई भावना नहीं दिखाते हुए फ्रैंकी की ओर देखा। फ्रैंकी कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। भूपेंद्र तुम्हारा दोस्त है ना? मैं उसे 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा और मैं तुम्हारे लिए कमल को खत्म कर दूंगा। क्या यह ठीक है? यह सुनकर स्टैनली बीमार हो गया। इशिता ने शौक में अपना मुंह ढक लिया। वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर हो क्या रहा है? स्टैनली डर से कांप रहा था। वह जानता था कि फ्रैंकी क्या करने में कैपेबल है और उसकी एबिलिटीज ऐसी थीं कि उसे डरना चाहिए। फ्रैंकी वही इंसान था जिसने चार्ल्स को उसके गंदे कामों में मदद की थी। तो फिर फ्रैंकी द्वारा हर्षित के लिए घुटने टेकने का क्या मतलब था? इससे यह पता चलता है कि हर्षित अकल्पनीय रूप से पावरफुल है। वह फ्रैंकी और जीशान पर अपना प्रभुत्व दिखाने में कैपेबल है। मिस्टर चतुर्वेदी, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं एक बेवकूफ कुत्ता हूं। अगर मुझे पता होता कि भूपेंद्र तुम्हारा दोस्त है तो मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, फ्रैंकी ने ईमानदारी से कहा। हालांकि उसके चेहरे पर ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका दिल डर से फट रहा था। हर्षित जैसे लोग पोलर्टन में नहीं बल्कि जेडबोरो में होने चाहिए। यहीं पर बड़े बॉस काम करते हैं। हर्षित ने फ्रैंकी की ओर देखा। क्या जीशान ने तुम्हें मुझसे यह कहने के लिए कहा था? फ्रैंकी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने खुद ही यह कहने के बारे में सोचा। हर्षित ने कहा, जैन को यहां बुलाओ। फ्रैंकी ने हर्षित की तरफ विनती भरी नजरों से देखा। अंकल जीशान को आज की घटना के बारे में देर सवेर पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर उन्हें बाद में पता चला तो वे कम नाराज होंगे और मुझे कम तकलीफ होगी, है ना? उस समय वहां जाना मूलतः मौत की सजा के समान था। यह सोचते ही फ्रैंकी की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने स्टैनली और इशिता की ओर देखा। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। हर्षित ने उदासीनता से कहा, तुम्हें मुझसे सीधे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, फ्रैंकी को अचानक एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है। हां, मुझे हर्षित से सीधे बात करने का क्या अधिकार है? अगर वह मुझे खत्म करना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। अगर मैं अंकल जीशान को बुलाता हूं तो क्या मैं उनका सम्मान कर रहा हूं? यह विचार सुनकर फ्रैंकी शांत हो गया। उसने अपना फोन निकाला। अंकल जीशान, मेरी मदद करो। क्या हुआ? दूसरी तरफ से जीशान की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने मिस्टर चतुर्वेदी को नाराज कर दिया है, फ्रैंकी ने रोते हुए कहा। जीशान को समझ में नहीं आया कि फ्रैंकी क्या कह रहा था। कौन मिस्टर चतुर्वेदी? मिस्टर हर्षित चतुर्वेदी, फ्रैंकी ने दांत पीसते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। आखिरकार जीशान चिल्लाया, तुम मर गए, तुम अब कहां हो? मैं तुरंत आऊंगा। मुख्यालय, फ्रैंकी ने कहा। जीशान ने तुरंत फोन रख दिया। हर्षित सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा और अनजाने में अपनी कलाई पर मोतियों वाला ब्रेसलेट घुमाने लगा। इशिता ने अपना सिर नीचे झुका रखा था।
क्योंकि वह हर्षित की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि वह अपने अंदर के सदमे और आक्रोश को छिपा नहीं पाई। वह मेरे साथ स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था। वह कौन है जो ऐसा इंसान बन गया है जिससे जीशान भी डरता है? इशिता ने जीशान को चिल्लाते हुए सुना था और वह कुछ नोटिस किए बिना नहीं रह सकी। क्रोध के अलावा उसकी चीख में डर भी था। इस बीच स्टैनली कोने में छिपकर डरते हुए यह सब देख रहा था। चीजें उसकी समझ से बाहर हो चुकी थीं। वह भूपेंद्र की फैमिली बैकग्राउंड जानता था। भूपेंद्र की पत्नी मोटी थी और उसका ससुर अनपढ़ था। भूपेंद्र एक ईमानदार लेकिन निकम्मा आदमी था। हालांकि स्टैनली को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस समय हो क्या रहा है। कृपया एक सिगरेट लीजिए, फ्रैंकी ने खुशामद करते हुए कहा और स्वेच्छा से हर्षित के पास जाकर उसे सिगरेट ऑफर की। हर्षित ने उसकी ओर देखा और सिगरेट स्वीकार कर ली। फ्रैंकी बहुत खुश हो गया। उन्हें देखकर स्टैनली और इशिता को और ज्यादा झटका लगा। मैं आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूं? फ्रैंकी ने सिर हिलाते हुए और झुकते हुए विनम्रता से पूछा। मैं तुम्हारे चाचा के लौटने का इंतजार करूंगा। आज मेरे आने का मकसद भूपेंद्र के लिए क्लैरिफिकेशन मांगना है, हर्षित ने शांति से कहा, फ्रैंकी की विनम्रता पर ध्यान दिए बिना। फ्रैंकी की भौहें तन गईं। तुम खुद क्यों आए? क्या एक फोन कॉल से यह मामला सुलझ नहीं सकता था? हे भगवान, यह बहुत शॉकिंग है। मैं अभी बहुत घबरा रहा हूं। करीब 10 मिनट बाद बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी ऑफिस में दाखिल हुआ। उसका शरीर सुडौल था और उसने सूट पहना हुआ था। अंदर घुसते ही उसने सीधे हर्षित की ओर देखा। उसके पास गया और झुककर बोला, मुझे माफ करें मिस्टर चतुर्वेदी। फ्रैंकी एक तरफ खड़ा होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। हर्षित बिना कुछ बोले जीशान को घूरता रहा, जिससे जीशान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जीशान कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही हर्षित ने उसी समय फ्रैंकी को खत्म कर दिया हो। चार्ल्स की वजह से यादव फैमिली आगे बढ़ पाई थी। हालांकि चार्ल्स का उत्तराधिकारी तरुण की प्रमोशन के कारण था और तरुण हर्षित का अधीनस्थ था। पूरी अंदरूनी कहानी न जानने के बावजूद जीशान को इसके कुछ कुछ हिस्से पता थे। घुटने टेको! जीशान ने फ्रैंकी के घुटने के पीछे जोर से लात मारी। तेज दर्द के कारण फ्रैंकी कुछ ही देर में जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चलो, हमें पूरी स्टोरी बताओ, हर्षित ने स्टैनली की ओर इशारा करते हुए उसे आदेश दिया। स्टैनली कांप उठा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हर्षित शांति से बैठे रहे। उन्होंने अपनी ताकत का दिखावा नहीं किया। वह जीशान से अलग थे, जो अपनी पावर दिखाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। जीशान ने स्टैनली की ओर ठंडी नजर डाली। श्री चतुर्वेदी ने जैसा कहा है वैसा ही सब कुछ बताओ, न कुछ बढ़ाओ और न ही छिपाओ। सच बोलो। माथे पर पसीने के साथ स्टैनली ने दांत पीसते हुए पूरी घटना का ब्यौरा दिया। जीशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें गहरी हो गईं। सिर्फ 1 मिलियन के लिए हर्षित को नाराज करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ 1 मिलियन! मैं उनकी चापलूसी के लिए अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर दूंगा। इसके अलावा इशिता लगातार मिस्टर चतुर्वेदी का अपमान कर रही थी। उसी ने मुझे भूपेंद्र को पीटने का निर्देश दिया था। बोलते हुए स्टैनली ने इशिता की ओर घृणा से देखा। हर्षित और जीशान ने एक साथ इशिता की ओर अपनी ठंडी और भावहीन आंखें सिकोड़ लीं। डरी हुई इशिता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। हर्षित, नहीं मिस्टर चतुर्वेदी, हम सहपाठी थे। मुझे आपकी पहचान के बारे में पता नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें। मिस्टर चतुर्वेदी, आप अपना निर्णय बताने में संकोच न करें। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो, जीशान ने सिर झुकाते हुए कहा। हर्षित ने अधीरता से हाथ हिलाया। इस बारे में भूल जाओ, अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। भूपेंद्र को उसके पैसे लौटा दो। वैसे भी मुझे इन दोनों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने स्टैनली और इशिता की ओर इशारा किया। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जीशान ने खुशी से जवाब दिया। बेशक मिस्टर चतुर्वेदी, मैं ये करूंगा, मैं ये खुद करूंगा। फ्रैंकी ने अपना सिर उठाया और स्वेच्छा से कहा। अपनी बात खत्म करते ही उसने इशिता और स्टैनली की तरफ खतरनाक नजर डाली। उसके बारे में क्या ख्याल है? जीशान ने फ्रैंकी की ओर इशारा किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे भी छुटकारा पा लूं? हर्षित ने बिना किसी भावना के पूछा। जीशान और फ्रैंकी के माथे पर पसीना आ गया।
फ्रैंकी की पैंट तो लगभग गीली ही हो गई। जल्दी करो, मिस्टर चतुर्वेदी को धन्यवाद कहो। जीशान ने फ्रैंकी की पीठ पर लात मारी, जिससे वह लगभग मुंह के बल गिर पड़ा। फ्रैंकी ने हर्षित की ओर मुड़कर झुकने से पहले जीशान की ओर गुस्से से देखा। थैंक यू हर्षित। जैसे ही जीशान ने यह सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इतनी आसानी से नाम लेकर बुलाने की? अगर मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। हालांकि अप्रत्याशित रूप से हर्षित ने अधीरता से कहा, बस बहुत हो गया। फ्रैंकी तुरंत एक और सिगरेट लेकर आया और उसे जला दिया। तो फिर कृपया एक सिगरेट पी लीजिए। आश्चर्य की बात है कि हर्षित ने उसका ऑफर ठुकराया नहीं। जीशान ने यह देखकर मन ही मन राहत महसूस की। क्या वह इस तरह के अधिक फ्रेंडली टोन को मान गए हैं? अगर हां, तो क्या यादव फैमिली जल्दी ही तरक्की करेगी? हो सकता है कि यह अनलकी घटना एक नया मोड़ ले और इसका एंड अच्छा हो। हर्षित ने गहरी सांस ली और जीशान की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। आपके भतीजे को किसने पाला? यह सब मैंने खुद ही सीखा है। हे, फ्रैंकी ने चापलूसी भरी स्माइल के साथ कहा। हर्षित, मिस्टर मिलर अभी कहां हैं? मुझे उनसे पर्सनली माफी मांगनी चाहिए। फ्रैंकी ने उत्साह से पूछा। अस्पताल, हर्षित ने जवाब दिया। हर्षित का जवाब सुनकर फ्रैंकी थोड़ा खुश नजर आ रहा था। ठीक है, मैं अभी वहां जाऊंगा। हर्षित तुरंत उठ खड़ा हुआ, बिना इशिता या स्टैनली की तरफ देखे। फ्रैंकी की बात सही थी, उसे इन छोटे मोटे लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हर्षित को जाते हुए देखकर इशिता की आंखें गुस्से और कड़वाहट से भर गईं। हर्षित के जाते ही फ्रैंकी की चापलूसी भरी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक खतरनाक एक्सप्रेशन ने ले ली। उसने इशिता और स्टैनली की ओर निर्दयता से देखा, जिससे वे कांप उठे और पीछे हट गए। वे फ्रैंकी की ओर डर भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या तुम दोनों जानते हो कि तुमने मुझे लगभग मरवा दिया था? क्या तुम्हें पता है कि हर्षित को गुस्सा करने का नतीजा क्या हो सकता है? फ्रैंकी ने ठंडे लहजे में कहा। इशिता और स्टैनली का चेहरा पीला पड़ गया और वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों को सुअर पालने के लिए सुअर के फार्म में भेज दूंगा, फ्रैंकी ने कहा। स्टैनली और इशिता सुअर फार्म में भेजे जाने के ख्याल से ही अंदर कांप गए। इशिता को तुरंत ही चक्कर आने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत उसे इस हालत में ले आई है। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कमजोर और शिथिल हो गया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। वह जानती थी कि उसका जीवन अब खत्म हो चुका है। फ्रैंकी की दुश्मनी के बाद पोलर्टन में कोई भी आजाद होकर नहीं जी सकता। फ्रैंकी ने जाने से पहले इशिता और स्टैनली पर व्यंग्य किया। फिर वह भूपेंद्र से मिलने गया और उससे माफी मांगी। अस्पताल में लावण्या अपनी बाहें क्रॉस करके खिड़की के पास खड़ी थी। उसे भूपेंद्र से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक अभिमानी औरत होने के नाते वह भूपेंद्र को देखना भी पसंद नहीं करती अगर वह हर्षित का अच्छा दोस्त न होता। भूपेंद्र के पास एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह लावण्या की प्रेजेंस से डर और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अचानक वहां हंगामा मच गया। गुस्से से भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। लावण्या ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक एक्सप्रेशन आ गया। कुछ सोचने के बाद वह एक साइड चली गई और पर्दे के पीछे छिप गई। वह देखना चाहती थी कि ये हंगामा करने वाले लोग क्या करने वाले हैं। अगले ही पल दरवाजा अचानक खुला। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में घुसा। उसका शरीर छोटा और मोटा था। उसके शरीर पर 9 ड्रैगन टैटू बने हुए थे। वह दिखने में ऐसा था जैसे कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत न करे। वह फिन्नेगन स्कॉट थे, जो बिंदिया के पिता और भूपेंद्र के ससुर भी थे। कमरे में दाखिल होते ही उसने बिस्तर पर लेटे भूपेंद्र को बुरी नजर से देखा। साले, मुझे लगता है कि तू मरना चाहता है। फिननेगन की आवाज सुनकर भूपेंद्र कांप उठा और तुरंत बिस्तर पर बैठ जाना चाहता था। बिंदिया ने फिननेगन के पीछे से आकर अपने पति की तरफ उंगली उठाई। मैं तलाक लेना चाहती हूं कमीने, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपंग बना दूं। फिननेगन ने लापरवाही से एक कुर्सी खींची और उस पर बैठने के बाद अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया।
फिर उसने भूपेंद्र को ठंडे अंदाज में घूरा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम में इतनी हिम्मत है कि हर्षित से मेरी बेटी को मारने के लिए कहो। इस बार बिंदिया ने हद पार कर दी, भूपेंद्र ने बताया। फिनेगन ने जब यह सुना तो उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और भूपेंद्र को थप्पड़ मारने के लिए दौड़ा। एक पल में भूपेंद्र के गालों पर 5 लाल उंगलियों के निशान दिखाई दिए और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। वह खुद को बिंदिया को देखने से नहीं रोक सका, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसके भावशून्य चेहरे पर न तो सहानुभूति थी और न ही प्यार। क्या वह वही महिला है जिसे मैं कई सालों से अपनी बीवी कहता रहा हूं? आखिरकार उसके चेहरे पर बहुत थकावट का भाव आ गया। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, ऐसे में चलो तलाक ले लेते हैं। बेशक हम ऐसा करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको हमारी सारी चीजें भी वापस करनी होंगी। तलाक से पहले मैं आपकी एक टांग भी तोड़ दूंगा। यह कहते हुए फिनेगन ने सिगरेट जलाई। बिंदिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं लेने दूंगी। हर्षित कहां है? उसे यहां आने को कहो, मैं उसे मारना चाहती हूं। भूपेंद्र अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, बस बहुत हो गया, उसे अकेला छोड़ दो और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। अरे तुमने कब से अपने लिए बोलना शुरू कर दिया? फिनेगन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बिंदिया के गालों की चर्बी हिल गई और वह गुस्से से कांपने लगी। यह बेकार आदमी ऐसे समय में भी हर्षित की मदद करने के बारे में सोच रहा है। न केवल यह बिस्तर में बेकार है बल्कि यह हर चीज में बेकार है। फिनेगन ने आदेश दिया, हर्षित को यहां बुलाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। भूपेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। सब कुछ अकेले ही झेलने की तैयारी कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम। जैसे ही बिंदिया का गुस्सा भड़क उठा, वह चली गई और उसकी कमर पर एक लात मार दी। यद्यपि भूपेंद्र दर्द से कराह रहा था, फिर भी वह चुप रहा। पीछे खड़ा एक गोरा आदमी अचानक उसकी ओर बढ़ा और भूपेंद्र के गले पर खंजर रख दिया। हर्षित से कहो कि वह तुरंत यहां आए, नहीं तो मैं उसे अपाहिज बना दूंगा। जैसे ही लावण्या स्थिति को सुलझाने के लिए खुद को प्रकट करने वाली थी, एक आदमी अचानक कमरे में आया और दरवाजे के फ्रेम से टिक कर सब कुछ उदासीनता से देखने लगा। फ्रैंकी आ गया था। कितना इंप्रेसिव, उन्होंने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ठंडे स्वर में कहा। जब फिनेगन, बिंदिया और वह गोरा आदमी पीछे मुड़े तो वे तुरंत कांप उठे। आखिरकार फ्रैंकी दक्षिण के राजकुमार जीशान का भतीजा था। टेक्निकली कहें तो फ्रैंकी फिनेगन से सीनियर था। फिनेगन ने अपना बिजनेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से शुरू किया था। वह उस समय कुछ चालू प्रोजेक्ट्स को संभाल रहे थे, जैसे कि खाई खोदना और खुदाई करना। उनके कई बिजनेस जीशान पर डिपेंड थे, इसलिए उसने फ्रैंकी को बिल्कुल भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह जीशान पर डिपेंड नहीं था, फिर भी उसने स्वयं जीशान को अपमानित करने का साहस नहीं किया। ओह हेलो मिस्टर यादव, फिनेगन ने तुरंत एक आकर्षक स्माइल दी। क्या आप स्टैनली की वजह से यहां हैं? चिंता मत करो, मेरी बेटी भूपेंद्र से तलाक लेने जा रही है। असल में हम तुरंत ऐसा करने जा रहे हैं। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है और मैं वास्तव में उसकी एक टांग तोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूं। फिनेगन के दिल में गहरी घबराहट भर गई और उसके पास फ्रैंकी के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यह सोचकर कि फ्रैंकी यहां भूपेंद्र को परेशान करने के लिए आया है, फिनेगन ने तुरंत भूपेंद्र के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, क्योंकि उसे डर था कि वह खुद इस सिचुएशन में फंस जाएगा। फ्रैंकी ने बिना कुछ कहे केवल फिनेगन को ठंडी निगाहों से देखा। हालांकि वह सच में अपनी आंखों के कोने से भूपेंद्र को देख रहा था, यह सोचते हुए कि वह उसे कैसे खुश कर सकता है। मुझे श्री चतुर्वेदी के पर्सनल इंटरवेंशन के लायक किसी केस में ज्यादा ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब फिनेगन ने फ्रैंकी के हाव भाव देखे तो उसे लगा कि वह भूपेंद्र से झगड़ा करने आई है, इसलिए उसने फिर से जोर दिया, मिस्टर यादव, इस बेकार आदमी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। बिंदिया इसे तुरंत तलाक दे देगी। फ्रैंकी के चेहरे पर भाव अजीब थे। जब उसने पूछा, बेकार आदमी? तलाक? वह सोच में डूबा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था।
इस सिचुएशन को देखकर फिनेगन को समझ नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे। आखिर भूपेंद्र ने ऐसा क्या किया है कि फ्रैंकी यहां तक आ पहुंचा? यह सही है, वह एक बेकार आदमी है, फिनेगन ने जवाब दिया। यह सुनकर फ्रैंकी धीरे धीरे फिनेगन की तरफ बढ़ा और उसे थप्पड़ मार दिया। यद्यपि फिनेगन गुस्से में था, फिर भी उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। फ्रैंकी का काम करने का यही तरीका था। वह घमंडी था और उसे कमजोरों को धमकाना पसंद था। इसके अलावा उसे उनसे डर लगता था जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। हर्षित के सपोर्ट के साथ वह निगेल को भी पीटने की हिम्मत रखता था। अब जब मिस्टर चतुर्वेदी ने मेरा साथ दिया है तो निगेल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस बीच बिंदिया और बाकी लोग केवल फ्रैंकी को हैरानी से देखते रहे। यहां क्या हो रहा है? भूपेंद्र ने ही तुम्हें नाराज किया है। तुमने मेरे पिताजी को क्यों मारा? फ्रैंकी की अगली हरकत ने उन्हें और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसने फिनेगन को एक और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोग अंधे हो, भूपेंद्र मेरा बॉस है, समझे? ऐसा कहते हुए फ्रैंकी ने फिनेगन को तीखी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह फिनेगन को निगलने के लिए बेताब था। जो कुछ उसने अभी सुना था उस पर विश्वास न कर पाने के कारण फिनेगन ने बड़ी बड़ी आंखों से फ्रैंकी को देखा। फ्रैंकी की एक खासियत सभी जानते थे, वह अपने से ज्यादा ताकतवर किसी भी व्यक्ति को बॉस कहकर बुलाता था। पोलर्टन के लोगों में यह बात आम थी। अब जबकि फ्रैंकी ने कहा कि भूपेंद्र उसका बॉस है, तो इसमें कोई शक नहीं था कि इसका मतलब यह था कि भूपेंद्र इतना पावरफुल आदमी था कि फ्रैंकी भी उससे डरता था। भूपेंद्र इतना पावरफुल कब से हो गया? चूंकि वह खुद पावर का इस्तेमाल नहीं करता, इसका मतलब है कि उसका सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ही पावरफुल है। तो भूपेंद्र का सपोर्ट करने वाला कौन है? यह हर्षित ही होगा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद फिनेगन और बिंदिया इतने शॉक में आ गए कि वे जमीन पर ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। तलाक? भूपेंद्र के साथ कोई रिश्ता नहीं? फ्रैंकी ने ठंडी सांस ली। यह तो बस सुविधाजनक है। भूपेंद्र अब ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ तुम आसानी से घूम सको। अब से वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझ पर हुक्म चला सकता है, और जो कोई भी उसका विरोध करेगा वह मुझे तुरंत अपना दुश्मन बना लेगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों का आश्चर्य और बढ़ गया। इस बीच वह गोरा आदमी अभी भी हक्का बक्का वहीं खड़ा था और उसका खंजर अभी भी भूपेंद्र के गले पर रखा हुआ था। फ्रैंकी ने तुरंत उस पर हमला किया और उसके पेट में जोरदार लात मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूपेंद्र पर अटैक करने की? तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच भूपेंद्र अभी भी हाल ही में हुए खुलासे से स्तब्ध था। यहां क्या हो रहा है? मैं कौन हूं और कहां हूं? मैं कहां से आया हूं और कहां पहुंचूंगा? तभी पर्दे के पीछे से हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर फ्रैंकी तुरंत गुस्से से भर गया। फिर लावण्या अपने छिपने की जगह से बाहर आ गई। तुम अपने चाचा से कहीं ज्यादा पावरफुल हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रैंकी उसे देखकर पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि लावण्या शायद हर्षित के ऑर्डर पर यहां आई है ताकि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। फ्रैंकी ने इस पर विचार करने के बाद अपने एफर्ट्स को दिखाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। भूपेंद्र, मुझे पता है कि तुम शौक में हो, लेकिन चिंता मत करो। मैंने पहले ही स्टैनली के लिए बाकी की जिंदगी सुअर पालने की अरेंजमेंट कर दी है। इसके अलावा तुम्हें अब अपनी इस मोटी बीवी को रखने की जरूरत नहीं है। मेरी एक खूबसूरत चचेरी बहन है जिससे मैं तुम्हें मिलवाने जा रहा था, फ्रैंकी ने कहा। यह कहने के बाद वह भूपेंद्र के पैरों की मालिश करने के लिए झुक गया। इससे भूपेंद्र घबरा गया। कृपया उठिए मिस्टर यादव। फ्रैंकी का चेहरा काला पड़ गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यह मेरे लिए आरामदायक है। कैसा लग रहा है? भूपेंद्र अभी भी शौक में था। यह बहुत अच्छा है। यह सुनकर फ्रैंकी बहुत खुश हो गया। अगर ऐसा है तो प्लीज हर्षित के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। यह सुनकर लावण्या की आंखें घूम गईं। पहली बार भूपेंद्र को एहसास हुआ कि हर्षित कितना रहस्यमय और अथाह था। यह देखकर कि पोलर्टन की सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी महिला उसका अनुसरण करने को तैयार थी और फ्रैंकी उसके प्रति कितनी विनम्र था, भूपेंद्र यह समझ नहीं पाया कि हर्षित कितना पावरफुल था। ठीक है, उसने जवाब दिया। फ्रैंकी,
भूपेंद्र की सहमति सुनकर खुश हो गया। जब तक मिस्टर चतुर्वेदी खुश हैं, मैं जो कुछ भी करूंगा वह सार्थक होगा। एक चापलूस व्यक्ति के रूप में मेरी प्रतिष्ठा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। बिंदिया के गालों की चर्बी कांपने लगी, क्योंकि उसे चिंता थी कि भूपेंद्र अचानक पावरफुल बन जाएगा। फिनेगन को भी एक अशुभ फीलिंग हो रही थी। जिशान को नाराज करने के बाद क्या मैं अभी भी पोलर्टन में जिंदा रह सकता हूं? खैर, मैं वेस्ट प्रिंस जिम पर भरोसा करने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिम जिशान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखता है। लेकिन क्या जिम जैसा व्यक्ति मुझ पर ध्यान भी देगा? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अब से पोलर्टन में तुम्हारे सारे बिजनेस खत्म हो गए हैं। मेरे बॉस को नाराज करने की यही सजा है। फ्रैंकी ने अपनी तर्जनी उंगली फिनेगन की ओर इशारा करते हुए कहा। फिनेगन कांप उठा और उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। प्लीज मुझ पर दया करें मिस्टर यादव। फ्रैंकी ने बस एक ठंडी सांस छोड़ी। हम खुद को लकी समझो कि भूपेंद्र को नाराज करने के बाद भी तुम जिंदा हो। फिनेगन ने तुरंत भूपेंद्र की ओर देखा। कुछ तो बोलो भूपेंद्र, आखिर मैं तुम्हारा ससुर हूं। बिंदिया ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ भूपेंद्र, हम अभी भी पति पत्नी हैं। साथ रहने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्या मैं सही हूं? क्या तुम भूल गए हो कि जब हमने पहली बार डेटिंग शुरू की थी, तब हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? उस समय हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही उसने बात करना शुरू किया, लावण्या के हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए, और यहां तक कि फ्रैंकी, जिसे महिलाओं के साथ मस्ती करना पसंद था, भी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अपना मुंह बंद करो मोटी औरत, फ्रैंकी चिल्लाया। भूपेंद्र ने आह भरी। जिस मोमेंट तुमने अपने पिता को कमरे में आने के लिए कहा, हम खत्म हो गए। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, इसलिए मेरे पास मत आना। इसके बजाय तुम्हें हर्षित से माफी मांगनी चाहिए। यह सुनते ही फ्रैंकी ने तुरंत भूपेंद्र को अंगूठा दिखाया। इसमें कोई डाउट नहीं कि हर्षित ने उन्हें बहुत अच्छे से चुना है। सुनिए, वे किस तरह से बोलते हैं। वे खुद के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेते और सारा क्रेडिट हर्षित को देते हैं। भले ही मिस्टर चतुर्वेदी यहां नहीं है, लेकिन वे ही हैं जिन्होंने यहां सबसे ज्यादा काम किया है। कितना इंप्रेसिव। मुझे भूपेंद्र से बहुत कुछ सीखना है। भूपेंद्र, चूंकि तुम हर्षित के बहुत करीब हो, तुम मुझसे माफी मांगने में हमारी हेल्प कर सकते हो। फिनेगन अभी भी उम्मीद की किरण पकड़े हुए था। बिंदिया हालांकि फूट फूट कर रोने लगी। तुम बेरहम आदमी हो भूपेंद्र। कुछ सक्सेस पाने के बाद क्या तुम अब हमें भूल गए हो? उसी मोमेंट भूपेंद्र के अंदर अचानक झुंझलाहट आ गई। फ्रैंकी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम दोनों चले जाओ। अगर तुम अब भी मेरी नजर में रहे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। हालांकि फिनेगन और बाकी लोगों ने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा। आखिरकार लावण्या बोली, बस चले जाओ तुम लोग। तुम सबको देखकर मुझे बहुत घिन आ रही है। तभी फिनेगन अपनी बेटी और गोरे आदमी के साथ वहां से चला गया। मैं यहां किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। हर्षित कौन है? वह बहुत पावरफुल है। फिनेगन और उसके ग्रुप के चले जाने के साथ ही वार्ड में सन्नाटा छा गया। भूपेंद्र ने चुप्पी को और बढ़ा दिया। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। यह देखकर कि उसके रुकने का कोई कारण नहीं है, लावण्या जाने वाली थी। फ्रैंकी, यहीं रहो और भूपेंद्र का ध्यान रखो। मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाऊंगी। जरूर, फ्रैंकी मुस्कुराई। मैं भूपेंद्र के साथ बिताए पुराने अच्छे दिनों को याद करने जा रही हूं। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई। सुश्री चौहान की हर्षित से मुलाकात कैसे हुई? भूपेंद्र ने पूछा। फ्रैंकी ने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा। वह हर्षित की औरत है। भूपेंद्र ने फ्रैंकी को अंगूठा दिखाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी एक सुंदर चचेरी बहन है? फ्रैंकी एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने सोचा कि भूपेंद्र काफी शर्मीला आदमी है। बेशक यह सच है। इस बीच हर्षित अपने दादा से मिलने पोलर्टन जनरल अस्पताल पहुंचे। रेमंड पहले से ही उठ चुके थे। हालांकि वह काफी दुबले पतले थे, लेकिन वह खुश थे। उनकी आंखें भले ही बूढ़ी लग रही थीं, लेकिन उनमें अपार ज्ञान छिपा था। तुम बदल गए हो, उन्होंने हर्षित की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। हर्षित चुप रहा। हालांकि इस समय वह काफी शांत और संयमित लग रहा था,
फिर भी रेमंड उसकी राजसी आभा को देख सकते थे। क्या तुम्हें कभी मेरे कारण यह रास्ता चुनने का अफसोस हुआ है? रेमंड ने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनते ही हर्षित ने तुरंत अपनी नजरें उठाईं और अपने दादाजी की ओर देखा। उनकी धारणा के अनुसार हर्षित के पोलटन लौटने के बाद भी रेमंड हमेशा एक साधारण व्यक्ति लगते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? दादाजी, आप, रेमंड ने हाथ हिलाते हुए बीच में कहा, तुम उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? हर्षित ने पूछा। बस याद रखो, मैंने तुमसे क्या कहा था। रेमंड ने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा और हर्षित ने भी उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद रेमंड ने फिर हाथ हिलाया। अब तुम वापस जा सकते हो, मुझे आराम की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने चुपचाप हर्षित को जाते हुए देखा, उनका चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हर्षित पोलटन रियल एस्टेट गए। जब रीना ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इसे देखो। पोलटन टेलीविजन एक स्पेशल इंटरव्यू की रिपोर्टिंग कर रहा था। वीडियो में एक युवक था जिसका चेहरा पहचान छिपाने के लिए पिक्सलेट किया गया था। क्लिप में एक रिपोर्टर पूछ रहा था, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसने रीना को लाल हंस खाते हुए वीडियो बनाया था? यह सही है। आखिरकार लाल हंस को खाना कानून के खिलाफ है। उस दिन पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से रीना से दूर रहने को कहा। मिस वर्मा के साथ आपके बारे में कुछ अफवाहें थीं, है ना? रिपोर्टर को अचानक उस युवक के लव लाइफ में दिलचस्पी हो गई। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ, लेकिन अब यह सब पास्ट की बात हो चुकी है। उसके जवाब से रिपोर्टर की दिलचस्पी और बढ़ गई। क्या आपको चिंता नहीं है कि रीना आपको इसके लिए ब्लेम कर सकती है? मैंने तो यह भी सुना है कि आपकी मौजूदा गर्लफ्रेंड उसकी एक फ्रेंड है। अगर वह इसके लिए मुझे ब्लेम भी करे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह करना सही है। बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है कि यह इंटरव्यू एक दिन में ही वायरल हो जाएगा। चलो, पोलटन टेलीविजन के साथ दूसरे इंटरव्यू के लिए जरूरी तैयारी करते हैं, हर्षित ने कहा। निश्चित रूप से पोलटन टेलीविजन का साक्षात्कार हफ्ते का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया और यह ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था। जब यह खबर नंदनी तक पहुंची तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि उसे अजीब सा क्यों लग रहा है। निगेल, क्या तुमने पोलटन टेलीविजन का साक्षात्कार देखा है? इस पर विचार करने के बाद उसने निगेल को फोन करने का फैसला किया, जो फोन के दूसरी तरफ हाँफ रहा था। मैंने यह देखा है, लेकिन आप चिंता मत करें, इससे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारा उद्देश्य जनता को यह बताना है कि स्कारलेट स्वान खाना गैर कानूनी है, नंदनी ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या गलत हो सकता है? आपको बस अपना काम करना है। यह कहकर निगेल ने कॉल समाप्त कर दी। वह बहुत देर तक झिझकती रही और फिर उसने वह नंबर डायल किया जो उसे अच्छी तरह याद था। वह कोनर वर्मा को कॉल करना चाहती थी। बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग व्यक्ति पिछले टेहवन किंग और वर्मा परिवार के स्तंभ थे। वह चाहते थे कि वर्मा परिवार की 8 शाखाएं एकजुट हो जाएं और उनकी पारिवारिक कंपनी टॉप ग्रुप बने। दादाजी कोनर, आप कैसे हैं? नंदनी ने पूछा। सीधे मुद्दे पर आओ। कोनर काफी कमजोर लग रहे थे। निगेल की पिछली प्लानिंग स्कारलेट स्वान विला को टारगेट करने की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यह काम करेगा। सबसे पहले, यह कोशिश के लायक नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि कोई समझदार व्यक्ति उन्हें सुझाव दे रहा है। मेरा सुझाव है कि उस प्रॉपर्टी को टारगेट करना छोड़ दें और इसके बजाय साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करें, उसने सलाह दी। यह तुम पर निर्भर है, यह कहकर कोनर ने फोन रख दिया। अपना फोन थामे हुए नंदिनी ने तुरंत एक पेन, पेपर और एक नक्शा निकाला। फिर उसने नक्शे का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद उसके चेहरे पर हैरानी का भाव उभर आया। भूमि पुनर्ग्रहण? वह तब बहुत उत्साहित हो गई। अब तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या इनसाइड जानकारी सामने नहीं आई थी जिससे पता चलता हो कि साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट में भूमि पुनः प्राप्त हो सकती है। यह चट्टानों से भरा हुआ था और डॉल्फिन का अभयारण्य था। आमतौर पर यह संभावना नहीं थी कि अगले कुछ दशकों तक
इसे पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि विभिन्न न्यूज पर अपने रिसर्च के आधार पर नंदिनी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। 3 से 5 महीनों के भीतर साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के पीछे 30 वर्ग किलोमीटर का पानी रिक्लेम कर लिया जाएगा। स्टीवन, फंड एलोकेट करने के लिए तैयार हो जाओ। खुदाई करने वाली मशीनें मंगवाओ और कंस्ट्रक्शन स्टील सेलिंग कंपनी, सीमेंट कंपनी और मिट्टी के काम की ट्रांसपोर्ट कंपनी स्थापित करने की पूरी कोशिश करो, नंदिनी ने ऑर्डर दिया। लेकिन सुसान, नवनियुक्त सेक्रेटरी स्टीवन हॉब्स कुछ देर तक हैरान खड़े रहे। नंदिनी ने जवाब दिया, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वह बेचैन महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका अनुमान सही होगा। यदि वह गलत होती तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। सुश्री वर्मा, सुसान यहां है। 10 मिनट बाद स्टीवन की आवाज ऑफिस के बाहर से सुनाई दी। उसे बताओ कि मैं व्यस्त हूं। फिर नंदिनी ने अपना फोन बंद कर दिया और स्कारलेट स्वान घटना की खबर देखने के लिए कंप्यूटर चालू कर दिया। इंटरनेट पर सनसनी फैल गई थी। सभी नेटिजन्स ने संघीय संरक्षित जानवरों को खाकर कानून तोड़ने के लिए रीना की आलोचना शुरू कर दी। हालांकि जल्द ही टिप्पणियों ने एक बड़ा मोड़ ले लिया, क्योंकि नेटिजन्स को पता चला कि यह रीना का पूर्व प्रेमी था जिसने सबसे पहले खबर लीक की थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी जिसने आपको लाल हंस का भोजन खिलाया था, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। कितना घटिया व्यक्ति है, यह तो बहुत ज्यादा है। बेचारी लड़की रीना। जनता की राय बदल रही थी और सब कुछ हर्षित की उम्मीदों के अनुसार हो रहा था। निगेल का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि स्कारलेट स्वान खाना गैर कानूनी है। वह रीना का नाम खराब करना चाहता था। वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक स्कारलेट स्वान विला हॉट पोटैटो न बन जाए और फिर उसे कम कीमत पर खरीद ले। असल में उसकी योजना लगभग सफल हो गई थी। अगर स्कारलेट स्वान विला का पर्दाफाश नहीं होता तो वह बंद होने के कगार पर पहुंच सकता था। जनता की राय बदलते देख निगेल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पोलर्टन टेलीविजन के कुछ सुपरवाइजन डिपार्टमेंट्स को फोन किया। उसे जवाब मिला कि पोलर्टन टेलीविजन स्कारलेट स्वान विला के साथ लाइव साक्षात्कार शुरू करने की तैयारी कर रहा है और सुपरवाइजन डिपार्टमेंट कानून लागू करने के लिए उसका अनुसरण करेंगे। निगेल को लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। क्या चल रहा है? मैंने कमेंट्स देखे हैं और मैं क्लियरली ऊपरी हाथ पर था। अभी क्या हो रहा है? कहानी कब से एक बदमाश की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने की हो गई? रीना कितनी पागल औरत है। स्कारलेट स्वान विला को पाने के लिए उसे अपनी रेप्यूटेशन बर्बाद करने से भी कोई गुरेज नहीं है, निगेल ने खुद से कहा। उसने टेलीविजन चालू कर दिया। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सिचुएशन को बचाने के लिए कुछ कर सकता है। वह स्कारलेट स्वान विला को पाने के लिए बहुत दृढ़ था। जैसे ही उसने टेलीविजन चालू किया, निगेल ने लाइव साक्षात्कार देखा। कैमरे के सामने एक विशाल खेत था जहां नेचुरल फार्मिंग की जाती थी। दृश्य अविश्वसनीय था। रीना ने नियुक्त रिपोर्टर और संबंधित सुपरवाइजन डिपार्टमेंट के सदस्यों का अभिवादन किया। पोलर्टन टेलीविजन के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म भी लाइव प्रसारण कर रहे थे। कमेंट्स आने लगे। धिक्कार है, मुझे नहीं पता था कि रीना इतनी छोटी थी। अगर वह बदमाश न होता तो रीना ऐसी स्थिति में नहीं होती। असल में मुझे लगता है कि रीना बहुत दयनीय है। उसे एक बदमाश ने पीठ में छुरा घोंपा और उसका यह हाल हुआ। निगेल की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने कमेंट्स पढ़े। उसने मन ही मन कोसा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। इस बीच रीना ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह स्कारलेट स्वान विला है जो जेंडेल में स्थित है। इसमें लगभग 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर रिपोर्टर ने रीना से सवाल करना शुरू किया। सुश्री वर्मा, क्या आप जानती हैं कि लाल हंसों को पालना या दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो